अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ईपीएस स्टार्ट किया था, कुछ समझ आया था काम? ओके। अच्छा जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बच्चे कम हो गए हैं क्या, चले गए हैं क्या? चले। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करके फिर एक बड़ा कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पे नेस्ले वालों ने ये ऐलान किया कि हम रायता बनाना बंद कर रहे हैं अगले साल से। ये ईयर एंड है, ठीक है जी। एक ये जो अभी ईयर एंड मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर 2021 पे नेस्ले वालों ने ऐलान किया कि हम 2022 के अंदर जाके मतलब 2-4 महीने के अंदर रायता बनाना बंद कर देंगे। अब कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस उनके बाकी हैं, जिसमें वो जूस भी बना रहे होंगे, दही भी बना रहे होंगे, कॉफ़ी भी बना रहे होंगे, पानी भी बना रहे होंगे, लेकिन रायता बनाना अब उनका कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं रहने वाला फ्यूचर में। तो फिर हम 2 ईपीएस निकाला करते हैं, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस की ईपीएस और दूसरी डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस की ईपीएस। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि यूज़र को ये बता दिया जाए कि ये जो आपने इस दफ़ा अर्निंग देखी है, मिसाल के तौर पे अभी सवाल करते हैं, ठीक है, ये जो रायते से रिलेटेड आपने अर्निंग्स इस दफ़ा देखी है, ये हमने अलग से निकाल कर दे दी है, अगली बार इसकी उम्मीद न रखना, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप पेज नंबर मैं ढूंढता हूँ जी, पेज नंबर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 है जी, पेज नंबर 463 पे आपकी बुक्स में। ज़रा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कर लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल देखें जी, एग्जाम्पल 37 सबके सामने है जी। क्या है जी क्वेश्चन? इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1, एंटिटी जी मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3500, ऑफ विच 3 million was from continuing operations and 500,000 from discontinued operations। पर्चे में अगर discontinued operations का प्रॉफिट अलग देगा तब फिर हम निकाल सकते हैं ना ईपीएस अलग से, ठीक है। तो सवाल पर्चे के अंदर अगर दो प्रॉफिट्स दे दे, एक कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस के, दूसरे डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस के, तो फिर हम भी 2 ईपीएस निकालेंगे, ठीक है ना। उसकी वजह आपको बता दी कि हम यूज़र को ये कह रहे होते हैं कि भाई साहब ये जो आपने अर्निंग देखी है ना, जैसे अब 3500 इन्होंने टोटल कमाया, ठीक है, इसमें से 3000 कंटिन्यू होना है आगे भी ऑपरेशंस, और 500 जो इस दफ़ा कमाया है, ये जिस ऑपरेशन से आया है, ये अगली दफ़ा कंटिन्यू नहीं होना। तो हम यूज़र को ये बता रहे होते हैं कि अगली बार इसकी उम्मीद मत रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इट पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 150 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 65। अच्छा, अब यहाँ पर रुक जाओ। ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? अच्छा जी, पैट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब यहां तक सवाल पढ़े ना अगर, तो यहां पर तो हमें प्रॉफिट्स बताए गए, ठीक है, टोटल प्रॉफिट 3500 है और बाकी 2 हिस्से भी उसके कर दिए हैं कि जी इसमें से 3000 जो है वो कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस का है और 500 डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस का, ठीक है ना। और ये लाइन पहले पढ़ें, एंटिटी जी हैड 1 million ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा प्रॉफिट्स 2 दे दिए उसने अलग अलग, ये चलें ईपीएस का फॉर्मूला है, थोड़ा इधर ले आते। आप नज़र आ रहा है सबको? आमिर भाई नज़र आ रहा होगा कैमरा में? अच्छा, प्रॉफिट्स 2 दे दिए उसने। मैंने आपको कहा कि जी हमने ईपीएस निकालनी है कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस की भी और डिसकॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस की भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा ईपीएस और 3000 लिखा, चलो 3 मिलियन लिख दिया, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू रहे, वो कह रहा है जी 1 million इन इशू थ्रू आउट द ईयर रहे,
यानी कोई वेटेड एवरेज निकालने की टेंशन नहीं थी। इसमें कॉन्सेप्ट और दिया जा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो हमने वेटेड एवरेज निकालने सीखे हुए हैं, आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उसकी मजीद, ठीक है। अब मेरा सवाल, उन्होंने ये बताया था कि ऑर्डिनरी डिविडेंड 150 दिया है और प्रेफरेंस डिविडेंड 65 दिया है। अच्छा मुझे ये बताओ, पैट में से क्या हम ऑर्डिनरी डिविडेंड भी माइनस करते हैं ईपीएस निकालते हुए? ये ना कर देना कहीं, हम ईपीएस निकाल रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए, अगर आप ऑर्डिनरी डिविडेंड भी माइनस कर देंगे तो फिर तो शायद वो रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगी, अर्निंग्स पर शेयर तो नहीं बचेंगी, ठीक है ना। वो तो रिटेन्ड अर्निंग्स टाइप कोई चीज़ निकल आएगी, रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर, ओके। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड माइनस नहीं करना। हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड हम माइनस करते हैं। कौन से वाला? अभी मैंने बीच वाली लाइन नहीं पढ़ी, अभी सवाल ने सिर्फ क्या बताया कि प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है हमने कितना, ऑर्डिनरी को तो इग्नोर करें ना, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया कितना, 65,000। अब ये 65,000 माइनस करना है या नहीं करना, फिलहाल सवाल ने ये कुछ नहीं बताया हुआ था, ठीक है ना। अब सवाल ने अगली लाइन में क्या बताया, प्रेफरेंस शेयर्स, भाई कल वाला लेक्चर याद है? कल मैंने वो बैलेंस शीट बनाई थी, चेंज इन इक्विटी बनाई थी, वो नक्शा है, वो नक्शा आपके जहनों में रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी नक्शा था, ठीक है। अच्छा कल मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं था, खैर। अब वो क्या कह रहा है जी, प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज लायबिलिटीज़, ये तो रिडीमेबल वाले हैं, यानी कि इस डिविडेंड को भी इग्नोर करना है, माइनस कुछ नहीं करना आपने, बात समझ गए, ठीक है ना। तो ₹3 पर शेयर, लेकिन ये कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस की है, फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस। और ईपीएस अलग से निकालेंगे और डाइल्यूटेड खलो जाओ, 500,000 डिवाइड बाय, वो तो है ही डिफरेंट दूसरा जी, 1 मिलियन इज इक्वल टू 0.5 पर शेयर। अब हम यूज़र को क्या कह रहे हैं, हम यूज़र को कह रहे हैं भाई साहब टोटल निकालते ना तो 3.5 पर शेयर आती, हमसे क्या कह रहे हैं, यार ये जो 0.5 पर शेयर है ना, इससे की अगले साल उम्मीद मत रखना, ये डिसकॉन्टिन्यूड हो गए हैं ऑपरेशंस, ये डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस की अर्निंग्स, ठीक है। बात समझ आ गई है? चले ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट भी छोटा सा था, एक आपको दे दिया 37 के साथ, ये 38 के साथ लिखें होमवर्क। 38 के अंदर बस फ़र्क सिर्फ ये है, के से में फ़र्क सिर्फ क्या है, इधर देखिए, द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज इक्विटी, क्या मतलब, इरिडीमेबल हैं, तो 65,000 को पैट में से माइनस करना है, बस इतना सा फ़र्क है। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 होमवर्क में लिख लो, पेज 4। ये होमवर्क लिखते रहो, आज होमवर्क बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे सवाल है ना, छोटे छोटे सवाल, 2-2 मिनट का एक सवाल, 3-3 मिनट का एक सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं सारा दे दूंगा। आज हम इंशाल्लाह बोनस, स्प्लिट और कंसोलिडेशन कर लेंगे, राइट इशू आज नहीं करेंगे, राइट इशू इंशाल्लाह फिर मंडे को करेंगे, ओके। आसान आसान बातें तो ये होमवर्क पे कर लेना। हाँ एक बात, प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया 65,000, अब माइनस करना है, तो क्या इधर माइनस करें या दोनों में डिवाइड करके माइनस करें? अगर नहीं, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो उसको हम हमेशा सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन से माइनस करेंगे, अगर ये अलग अलग आ जाए डिसकॉन्टिन्यूड से फिर आपने नहीं करना, ठीक है ना, ओके। तो भाई होमवर्क की हेडिंग दे लें। अब पहला क्वेश्चन 38 होमवर्क में लिख लें, ठीक है, और सही है। चल अब थोड़ी देर बाद मैं फिर इसको ऑन करूंगा, फिलहाल अब इसको ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इशू हों, वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने हमें अब आते हैं ना। अच्छा, अब ये जो हम कल शेयर्स इशू कर रहे थे ना, क्वेश्चन के अंदर मैंने 1-2 बार लिखा भी था, बल्कि वो आखिरी तीसरे सवाल में लिखा था मैंने, शेयर्स आर इशूड एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना, यानी जितनी मार्केट प्राइस होती है शेयर्स उतने पर ही इशू हो रहे होते हैं, यानी हम जब नए शेयर्स इशू करते हैं तो आने वाला पूरे पैसे लेकर आता है, आने वाला पूरे पैसे लेकर आता है, ठीक है। तो अब अगर पूरे पैसे लेकर आएगा तो अर्निंग्स में बूस्ट भी एक्सपेक्ट करेगा, क्या ख्याल है, करेगा ना। वो कह रहा है मैं पैसे डाले हैं
तो अर्निंग्स भी बूस्ट करनी चाहिए। एक कंपनी पहले 100 रुपये पे चल रही थी, एक बंदे ने 50 रुपये और आकर डाले, तो कहा मैंने बिज़नेस में अब 150 रुपये इन्वेस्ट हो गया, हमारे बिज़नेस में पैसा बढ़ गया है, तो फिर अर्निंग्स भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए ना। क्या ऐसा नहीं होता? अगर आप बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करना ज़्यादा करते जाएं तो बिज़नेस की अर्निंग्स बढ़ेंगी ना उससे। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा। तो मार्केट प्राइस के ऊपर इशू जब भी शेयर्स होते हैं वो तो बड़ा आसान सा था, वो हमने कल देख लिया था। 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए थे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 था और दूसरा 2 एग्जांपल्स थी, हो गई थी। चलिए ठीक है, कोई मसला तो नहीं हुआ? अच्छा चले। अच्छा, जितना हमने कल पढ़ रखा है उस हिसाब से जो होमवर्क बनता है ना वो भी लिख लें अब क्योंकि कल संडे है, ठीक है, और वो क्वेश्चंस बनते हैं, आप देखें। अच्छा, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 17 अपनी इन्हीं बुक्स के ऊपर, पेज नंबर मैं बताता हूँ, पेज नंबर 426 पे अगर आए आप, बुक्स के पेज नंबर 426 पे आए, आ गए ही सारे? 426 पेज पे आ गए? मैं नहीं आ सका अभी तो। जी, क्वेश्चन नंबर 1 किया ये आपने घर पे? अच्छा, और कौन कौन सा था? बस मेरा कंप्यूटर भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है उस तरफ। हाँ यार, पता है मुझे, किया हुआ है यार, वो भी हुआ पड़ा है, डिगी में भी फिर रहा है। असल में सारे लॉगिन्स वगैरह यहाँ पे हैं, वो भी पता है आपको, डिवाइस चेंज करें तो बंद, इतना टाइम नहीं मिल रहा कि जाके डिवाइस का थोड़ा सा चेंज करवा लूँ। चलें, हो जाएगा, अल्लाह खैर कर, आप छोड़ें, आपका मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, गिलानी एंड कंपनी नज़र आ रहा है? अच्छा, इसमें तो कोई शेयर्स ही नए इशू नहीं हुए, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक सीटिंग में बैठ के अब ये आपने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 17 तक करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आप देखें 1 से 17 जी। पहले सवाल में एक नज़र तो डालें, ये पहला सवाल है, गिलानी एंड कंपनी अ लिस्टेड कंपनी हैज़ फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर, 1 जनवरी 16 पर 10,000 शेयर्स इन इशू थे, टोटल अर्निंग 31 16 की 80,000 है, EPS बेसिक निकाल दो। अब ये क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन से परेशान नहीं होना, ठीक है। और आप फिर उसके बाद देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन 2 बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ ये हुआ है, अच्छा, शेयर्स पहले दिन ही इशू हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 से थोड़ा सा चेंज आया, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर इशू हो गए। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन ये एक सीटिंग में करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी जो मैंने आज पढ़ाना है, सिवाय राइट इशू के, बेसिक EPS ख़त्म हो जानी है, बोनस इशू, कंसोलिडेशन और स्प्लिट का जो कॉन्सेप्ट देना है ना, तो बेसिक EPS का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाना है राइट इशू के अलावा। और फिर राइट इशू मैं मंडे को करवाऊँगा इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर डायल्यूटेड EPS कर रहे होंगे। तो इसलिए ये आपके पास मौका है, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को लाजमी करना है। तो अभी तक मैंने कंसोलिडेशन, स्प्लिट और बोनस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, जो अब देने लगा हूँ। उसके अलावा ये क्वेश्चन 1 से 17 वही है जो हमने कल कर दिए थे, ठीक है। तो कर लेंगे जी, ज़रा चेक कर लें, एक नज़र मार लें जल्दी से। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, क्वेश्चन 8 ऐसे ही मैंने बीच में से देख लिया, नोबिता एंड कंपनी अ लिस्टेड कंपनी हैज़ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, ऑन यकम जनवरी इट हैज़ 10,000 शेयर्स इन इशू, ऑन यकम मार्च मेड अ बोनस इशू। ओ, बोनस इशू आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सारे तो कॉन्सेप्ट अभी देने लगा हूँ ना मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 से 17 तक एक बैच है, अभी एक और बैच भी आपको देना है मैंने, ठीक है ना, क्वेश्चंस का। तैयार है जी? अब करें शुरू कहानी, चलें। अच्छा जी, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें मेरी तरफ से, कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 था ना हमारा कल। अच्छा, वो मुझे ना एक जगह वो बच्चे ने सफ़ा भी दिया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सिर्फ ये मुझे ज़रा लिख के एक जगह दे देना है, फिर मैं हैंड आउट्स बना दूंगा इनके, ठीक है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कहा था वो बना लो जो हमने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इक्विटी बनाई थी, चेंज इन इक्विटी बनाई थी, और मैंने EPS निकाल दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 2 सवाल मैंने आपको करवाए थे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखें,
अ कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर सारी चीज़ें कवर कर लें हम। उसके बाद एक और सवाल इस जैसा करके, फिर उसकी ईपीएस तक निकाल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जितने हो सके वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर कमी बेशी जो है वो ज़ाहिर है पढ़ तो रही हैं, अभी कौन सा ख़त्म हो गया। कंपनी अ कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 1, अ कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 1, issued 2 bonus shares for every 5 held। क्यों ना मैं भी लिखता जाऊं साथ से, ताकि फिर पिक्चर ही बन जाए। आपने पता नहीं देने नहीं देने हैं, लिख के मुझे, ठीक है। आ कंपनी, मुझे लिखवाओ ज़रा, मेड फॉलोइंग ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 1, issued 2 bonus shares for every ऐसे करके लिखना है आपने, ठीक है जी। issued 2 bonus shares for every 5 held। क्या मतलब है इसका? जिसके पास 5 शेयर्स थे वो आए, उन्होंने 5 शेयर्स दिखाए, हमने उनको 2 नए शेयर इशू कर दिए। यानी यूँ मैं कह सकता हूँ कि पहले कंपनी के अंदर नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर 5 थे तो बोनस इशू के बाद नंबर ऑफ़ शेयर 7 हो जाएंगे। रेशो तो यही बनती है ना। अच्छा, कितने पैसे इजाफी आएंगे? बोनस इशू पे तो कोई पैसा नहीं आया, तो फिर कोई बूस्ट भी अर्निंग के अंदर नहीं एक्सपेक्ट करेंगे यूजर्स, ना होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी तरह बात कर दी। नेक्स्ट लिखें, इसका लिखें देन, इसके बाद देन हुकूमत ने कहा कि, खैर जो मैं अंग्रेजी बाद में लिखता हूँ, थोड़ा सा अंग्रेजी के पहले ज़रा देखो ना, मैंने एक लफ्ज़ लिखवा देना है, पर चलो पहले लिख लो, फिर लिखो। देन देयर वाज अ शेयर स्प्लिट, देयर वाज अ शेयर स्प्लिट वेयर बाय एवरी 3 शेयर्स बिकेम 5। देन देयर वाज अ शेयर स्प्लिट वेयर बाय whereby every 3 shares became 5। हुकूमत ने कहा जी, मैं ये कहने लगा था असल में, हुकूमत ने कहा जी पाकिस्तान में आज के बाद शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये नहीं होगी, ठीक है जी। अब एक बंदे के पास 3 शेयर्स थे, हर एक के ऊपर क्या लिखा हुआ था? 10 10 10। तो टोटल कितने थे इसके पास? हुकूमत ने कहा शाबाश भी ले आओ, भाई ले आओ, सारे बंदे अपने अपने शेयर्स ले आओ, अपनी कंपनी के पास ले आओ, ये वाले वापस कर दो और कंपनी नए शेयर्स इशू करे, और हर 3 शेयर 5 में स्प्लिट हो जाएं। अब रुपीज़ तो 30 रहने हैं, लेकिन शेयर नए इशू होंगे और हर शेयर के फेस पर 6 रुपये लिख दिए जाएंगे। छः 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 छः, ये हो गया जनाब शेयर स्प्लिट। ठीक है ना। 3 शेयर स्प्लिट हो गए, कितने बन गए? 5। ये ऐसे ही है जैसे आप 10 वाले 5 नोट लेके दुकानदार के पास गए और उसको, नहीं 50 30 वाला नोट नहीं होता, चलें
50 वाला एक नोट आप दुकानदार के पास लेकर गए, अब वो नोट एक था, ठीक है, आपने कहा ये मुझे स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करके मुझे चेंज दे दो, मुझे 10-10 वाले 5 नोट दे दो। अब आपकी वर्थ तो 50 ही रही ना, आपके जेब में तो 50 ही रहा, वो 50 पहले एक नोट की शक्ल में था, अब 5 में हो गया। इसे कहते हैं शेयर स्प्लिट, ठीक है। देन एक और देन आ गया जी, 3-5 में स्प्लिट हो गए। 30 रुपये तो 30 रुपये ही रहे बेटा, शेयर कैपिटल। हाँ, यहाँ पे वो बात भाई जो पूछना चाह रहे हैं, हाँ भाई, क्या पैसे बढ़ गए हैं बिजनेस के पास? इसकी तो कोई एंट्री नहीं होती। चलो बोनस इशू की तो फिर एंट्री होती है, बोनस इशू की एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसको कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना जी। हमने वो बांटने वाले जो प्रॉफिट्स थे उनको ऐसे ट्रांसफ़र कर लिए कि अब वो कभी भी नहीं बांट सकेंगे। खैर, तो उसकी तो फिर चलो एंट्री थी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन ये स्प्लिट की या आगे कंसोलिडेशन बताने लगा हूँ, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं, ठीक है। आपके पास 5 ठीपे पड़े थे, आपने कहा यार ये ठीपे उठाना बड़ा वजनी काम है, दुकानदार को पकड़ा देता हूँ, और आपने उसे कहा भाई ये 5 ठीपे पकड़ो और मुझे कंसोलिडेट करके एक 20 वाला नोट दे दो। दिस इज कॉल्ड शेयर कंसोलिडेशन, दिस इज कॉल्ड शेयर कंसोलिडेशन। तो लिखें, देन के बाद लिखें नंबर 3, देयर वॉज a share consolidation whereby every 4 shares became 1. There was a share consolidation whereby every 4 ठीपास became 1 note of 20, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें हम आज पढ़ रहे हैं, देखते हैं कितनी पढ़ी गई, जितनी पढ़ी गई ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे, इकट्ठी कर लेंगे, किताब में अलग अलग की हुई हैं, ठीक है जी। लेकिन यूँ लिख लें इसके साथ ही, बल्कि यहीं लिख लें, बिफोर अबव ट्रांजैक्शंस, जो है ना, पहला बुलेट ये बन गया, अब दूसरा बुलेट ये बन जाएगा, ये बीच में 3 पॉइंट्स आ गए थे। बिफोर अबव ट्रांजैक्शंस मार्केट प्राइस, बल्कि फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज 10, वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिफोर अबव ट्रांजैक्शंस फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज ₹10, ठीक है जी। यानी ये क्या किया हमने, ये शेयर स्प्लिट किया है ना, तो अगर कंसोलिडेशन है, अब कितने शेयर्स पड़े थे जी? 4 शेयर्स पड़े थे, 4 शेयर्स, ये भाई साहब के पास 10-10 रुपए वाले 4 शेयर्स पड़े थे, यानी टोटल 40 रुपए पड़े थे। हुकूमत ने कहा नहीं भाई, एक ही शेयर हो और उसकी कीमत कितनी हो जाए, 40 रुपये, तो रहे तो वही ₹40। दिस इज कॉल्ड शेयर स्प्लिट, दिस इज कॉल्ड शेयर कंसोलिडेशन। अच्छा जी, अब हम एक एनालिसिस बनाया करेंगे।
हमने 3 काम किए हैं। एक बोनस इशू है, दूसरा शेयर स्प्लिट है, और तीसरा शेयर कंसोलिडेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एनालिसिस करना है ना, इसमें हमने देखना है बिफोर बोनस इशू कितने शेयर्स थे, न्यू कितने आए, और आफ्टर बोनस कितने। ठीक है। अब क्या कहा था जी हमने, हर 5 वाले को 3 शेयर्स मिलेंगे, ऐसे ही कहा है। देयर वॉज अ बोनस, देयर वॉज इशूड 2 बोनस शेयर्स। अच्छा 2 है, हर 5 वाले को, ये वाला 3 मैंने उठा दिया, सॉरी, हर 5 वाले को 2 शेयर्स, इशूड 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो बोनस इशू से पहले कितने शेयर्स थे, 5। न्यू कितने इशू किए, 2। तो आफ्टर बोनस कितने हो गए, 7। ये मैंने बैलेंसिंग निकाला। ठीक है। शेयर स्प्लिट की बारी आई, तो शेयर स्प्लिट में क्या कह रहे हैं हम, क्या हुआ जी, 3 शेयर्स थे, बिफोर स्प्लिट कितने शेयर्स थे, 3 थे, आफ्टर स्प्लिट कितने बन गए, 5। तो फिर 2 न्यू शेयर्स इशू किए ना, बोलो। तो यहां पर इसको बैलेंसिंग निकाला करेंगे। और शेयर कंसोलिडेशन में क्या हुआ, देयर वॉज अ शेयर वेयर बाय एवरी 4, पहले कितने थे, 4 शेयर्स थे, अब कितने हो गए, 1। तो 3 न्यू नहीं, इनको हम लॉस्ट कहेंगे। वो न्यू बढ़े थे, ये 3 वो उन्होंने ले लिए ना, 4 शेयर सर्टिफिकेट अपने पास रख लिए उन्होंने, और प्रिंटिंग मशीन से एक नया निकाल कर दे दिया। तो 1 शेयर गया, 4 आए, तो 3 लॉस्ट। ठीक है ना, तो न्यू या लॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर तो भाई बोनस इशू केस में हम आफ्टर वाले बैलेंसिंग निकाल लिया करेंगे, स्प्लिट और कंसोलिडेशन में। ये जनाब मेरे क्वेश्चन नंबर 4 का फ़िलहाल तो एनालिसिस है। ठीक है। ये क्या है जी, अभी मैंने रिक्वायरमेंट तो इसकी लिखी नहीं जी, नहीं कुछ। ये एनालिसिस सवाल को देखकर खुद बनाएं, इधर ना देखें। शाबाश, जल्दी करें। जी बेटा, नहीं लगाना भाई, उधर लिखा हुआ है ना। तो 4 से 1 पर चले गए हो तो क्या हुआ है, बात ज़रूरत नहीं है ना भाई, ज़रूरत नहीं है। हमने आगे फ्रैक्शंस को यूज़ करना है, इसलिए बस इसको ऐसे ही लिखा रहना, जैसे कहा है वैसे कर लो। लॉस्ट कहते हुए मैंने लिख दिया ना कि 4 थे, 1 हो गया, तो 3 लॉस्ट। बस आपको ये, और ये भी बाद में नहीं सोचना, फिर बस फ्रैक्शन बनाते हुए सोच लिया है ना, बस ये फिगर्स लिखते हो, अब इनको फ्रैक्शन में यूज़ करना है, मसला ही कोई नहीं है। बस ये यहाँ देखना नहीं है। सवाल लिखवा दिया था, सवाल को देख के एनालिसिस करो, जल्दी करो।
जी हो गया था ये काम। थोड़ी सी डिस्कशन ना, ज़रा इसको यहीं पे रोक कर एक छोटी सी और डिस्कशन कर लेते हैं। शेयर इशू, आपने मार्केट प्राइस पे शेयर्स इशू किए एट मार्केट प्राइस। मिसाल के तौर पे आपके शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपये और आपका शेयर ट्रेड हो रहा है मार्केट में 70 रुपये पे, ठीक है। शेयर इशू किया आपने एट मार्केट प्राइस। क्या एंट्री सीखी हुई है? क्या एंट्री सीखी हुई है? शेयर इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल की क्या एंट्री सीखी हुई है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। हो गई 70 रुपये का शेयर नहीं था, 10 वाला शेयर 70 में 60 का प्रीमियम। अब यूज़र घर से पैसे लाए, ओनर शेयर होल्डर घर से पैसे लाया, बोलो पैसे आए नहीं आए? नहीं आए पैसे, ये पैसे नहीं आए, पैसे अच्छा। तो जब पैसे लेकर आया है तो अर्निंग्स में बूस्ट एक्सपेक्ट करेगा। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि अर्निंग बूस्ट इन अर्निंग इज एक्सपेक्टेड। ठीक है। एक शेयर का इशू हमने अभी देखा, वो क्या हुआ जी? हमने कहा जी बोनस इशू भी हो सकता है, शेयर स्प्लिट भी हो सकता है और कंसोलिडेशन भी हो सकती है। बोनस इशू की तो एंट्री होती है। बोनस इशू क्या एंट्री होती है जी? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, यानी पैसे तो कोई ना आते, ठीक है। तो बोनस इशू की एंट्री तो होती है, लेकिन आप इससे बूस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अर्निंग्स में कोई बूस्ट नहीं आएगा। वही आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपने बस उनको मुफ्त में शेयर्स बांट दिए, घर से वो पैसे तो लाए कोई नहीं, तो क्या बिजनेस की अर्निंग्स को बूस्ट मिलेगा? सोच के बताओ, बूस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है जी शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन। शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन। और भाई इनकी तो जर्नल एंट्री कोई नहीं होती, इन दोनों की तो कोई जर्नल एंट्री हो सकती है जी? बताओ जर्नल एंट्री क्या है भाई? शेयर कैपिटल वही का वही है, सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट मंगवाए हैं, अगले रख लिए हैं, नए प्रिंट करके दे दिए हैं। पहलों के मुंह के ऊपर 10-10 रुपये लिखा हुआ था, स्प्लिट करके उनके मुंह के ऊपर 6-6 रुपये लिख दिया। पहले मुंह के ऊपर 10-10 लिखा हुआ था, वो रख लिए, उनको कंसोलिडेट करके एक 40 वाला दे दिया। तो एंट्री क्या होगी इसकी? देयर इज नो एंट्री। चलो इसकी तो फिर एंट्री होती है, इनकी तो जनरल एंट्री भी नहीं होती। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ओनर बोनस इशू ले गया, बोनस शेयर्स घर ले गया, या स्प्लिट कंसोलिडेशन हुई और बूस्ट एक्सपेक्ट करें। क्या ख्याल है? तो नो बूस्ट इन अर्निंग्स इज एक्सपेक्टेड। ओके, अच्छा एक तीसरी चीज़ भी होती है जी, वो मैं अब आज पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, चलो लिख लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आपकी लिस्ट के अंदर आ जाएगा। वो होता है जी इशू, शेयर्स इशू किए, राइट इशू जिसको कहते हैं। अच्छा राइट इशू में पता है क्या होता है? राइट इशू के अंदर ना नॉर्मली हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स इशू कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उनको अक्सर मार्केट प्राइस पे नहीं कर रहे होते, हम उनको ये कहते हैं कि अच्छा यार 70 रुपये का है, चलो आप घर से ना 45 ही ले आओ। ऐसी मिसाल ले रहा हूँ, 10 शेयर प्रीमियम 35।
अब इसके अंदर कुछ बोनस का एलिमेंट भी है और कुछ कैश आ भी रहा है, तो सम बूस्ट एक्सपेक्टेड भी होता है। लेकिन मैं फ़िलहाल इसकी डिस्कशन की तरफ नहीं जा रहा। आज हम इनकी ये तो हो गया ना, ये तो कल हमने किया है। कल जो हमने 2 सवाल किए हैं या जो आपने घर पे 3 सवाल किए हैं, उनमें आपने गौर किया होगा, लिखा होता है शेयर्स इशू हुए हैं एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो अर्निंग में बूस्ट एक्सपेक्टेड था। हाँ, वो अलग बात है कि हम फिर उसको ये देखते थे कि ये सारा साल अगर कंट्रीब्यूट नहीं किया तो उसको वेटेड एवरेज कर लेते थे, ठीक है ना। लेकिन इनमें आज जो हम बात करेंगे, इनमें अर्निंग में बूस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट है बोनस का भी और कुछ पैसे भी आए हैं, तो सम बूस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। लिख लेते हैं, चलो। इट कंटेन्स सम एलिमेंट ऑफ बोनस, ठीक है, लेकिन सम बूस्ट इन अर्निंग्स इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, ठीक है ना जी। ओके, लेकिन ये अभी डिस्कशन हमारी इस वक्त नहीं है, ये मैं कर चुका हूँ डिस्कशन आपके साथ। ये आज हम बात शुरू कर चुके हैं, इसकी बात इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। ओके, सही है ना। वैसे ही आज कर दें तो ऐसे मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है जी। तैयार हैं आप, बात शुरू करें आप, चलो। अच्छा, अब अगर एक मिसाल लेते हैं, छोटी सी एक और मिसाल लेते हैं, इससे हट के ज़रा जल्दी से एक मिसाल ज़हन में आ रही है। छोटी मिसाल से बड़ी की तरफ जाते हैं ना। 2011 के अंदर आपने प्रॉफिट कमाया 1 लाख। 2010 में भी 1 लाख ही कमाया था, मैं मिसाल के तौर पे ही कह रहा हूँ, ठीक है जी। ये स्प्लिट और कंसोलिडेशन की सिर्फ मुझे ये तस्वीर मिटानी है, मिटा लूँ? इसने नोट तो नहीं ना करना? कर लें यार, जल्दी करें। जी, ज़रा उधर उठ के बार बार जाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं ज़रा यहीं पे लिखना चाह रहा हूँ। मिटा दूँ अगर तो। ओके, 2010 में आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था और आपके 10,000 शेयर्स थे, तो ईपीएस बता दो कितनी आ गई? 10 आ गई भाई। 2011 आया, प्रॉफिट्स सेम थे। मैं प्रॉफिट सेम इसलिए रख रहा हूँ ताकि ज़रा ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। और प्रॉफिट सेम है, क्यों? क्योंकि हमने नए शेयर्स इशू नहीं किए। ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, नए शेयर्स इशू नहीं किए, ठीक है, पैसों से, लेकिन बोनस इशू कर दिया। क्या कर दिया जी? 2000 शेयर्स मुफ्त में दे दिए जो है वो शेयर होल्डर्स को। अब अर्निंग्स तो नहीं बढ़ी, लेकिन डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए ना। और भाई नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते ही नहीं बढ़ जाते? जब शेयर कैपिटल को बोनस शेयर्स के साथ हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, तो फेस वैल्यू के बराबर शेयर्स तो चले गए ना। ये भी देखो यहाँ पे लिखा तो हुआ है, अगर बोनस इशू होगा तो एक कंपनी के पास पहले टोटल मिसाल के तौर पे 5 शेयर्स थे, 2 नए शेयर्स मुफ्त में बांट दिए, तो अब उसका शेयर कैपिटल कितना हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 7, ठीक है। तो शेयर्स तो बढ़ गए, ठीक है, लेकिन अर्निंग्स में तो बूस्ट आना नहीं। बात समझ रहे हो? अब जो यहाँ पे हमने लिखा 12,000, तो ईपीएस कितनी आ गई? 8.33। अब मुझे बताओ, क्या ये ईपीएस सही है? क्या ये ईपीएस सही है? मुफ्त में शेयर्स बटे हैं, दरअसल अर्निंग्स में कोई बूस्ट आया नहीं, लेकिन इन शेयर्स ने डिनोमिनेटर में पढ़ के ईपीएस को डिस्टॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखने वाले को क्या लग रहा है? कंपनी की परफॉर्मेंस लो हो गई है। नहीं, कंपनी की परफॉर्मेंस लो नहीं हुई है। हमने मुफ्त में शेयर्स बांटे थे, देखो अर्निंग्स तो सेम है, प्रॉफिट्स तो पहले भी उनको तो मेंटेन किया उन्होंने अपनी तो परफॉर्मेंस, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये क्यों कम हो गई? उसकी वजह ये है कि मुफ्त में शेयर्स बांटे थे। और मैं आपको भी बता के आया हूँ कि अगर बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो नो बूस्ट इन अर्निंग इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अब इसका हल क्या है? अब इसका हल ये है कि इसको तो कुछ नहीं कहेंगे, इधर देखो, ये EPS 2011 की है, ठीक है, इसको कुछ नहीं कहेंगे। हम 11 में खड़े हैं, हम 11 में खड़े होकर EPS ऑफ 10 निकालेंगे, लेकिन कौन सी? रीस्टेटेड। क्या करेंगे जी? हम 10 की EPS को रीस्टेट कर देंगे। आइए सेट पढ़ लिया ना आपने, ठीक है, तो हम रीस्टेट कर देंगे 10 की EPS को। हम कहेंगे जी ऐसे समझो कि जब से बिजनेस चला ये 2000 शेयर्स इन इशू थे, तो डिवाइडेड बाय 12,000 कर दिया हमने, तो 8.33 आ गया रीस्टेटेड। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये रीस्टेटेड इसके साथ ऐसे आगे आगे रीस्टेटेड लिखा होगा। अभी कर लेते हैं सवाल, ये बात समझे हो? देखो मैंने ये एग्जांपल बनाई है ऐसे ही, कभी सवाल के अंदर लिख लेते हैं, सवाल तो पूरा बना हुआ जो है वो तो ऑलरेडी, इससे अगला एक और सवाल बना लेंगे, फिर एग्जांपल आप घर पे बहुत सारी करोगे। मैंने सिर्फ ये अपनी तरफ से एक एग्जांपल बनाई कि प्रॉफिट 1,00,000 था, शेयर्स 10,000 थे, 11 में 2 बोनस शेयर्स इशू कर दिए, प्रॉफिट 1,00,000 ही है, 12,000 शेयर्स इशू, 2,000 बोनस शेयर्स इशू होने की वजह से EPS डिस्टॉर्ट हो गई, गिर गई। अब गलत बात है यार, ये 11 की EPS के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। तो 11 में खड़े होकर 10 की EPS दोबारा निकालनी है, 10 में वापस नहीं जाना, ठीक है ना? 11 में खड़े होंगे और 10 की EPS दोबारा निकालेंगे और ऐसे अज्यूम करेंगे कि जैसे ये 2,000 शेयर्स भी हमेशा से इन इशू रहे, और ठीक है ना? तो लिख लें इसके नीचे छोटी सी एग्जांपल लिखें ना जल्दी से, ये एग्जांपल लिख के छोटी सी जल्दी से लिखें, फिर मैं 2-3 बातें लिखवाता हूँ, लिख लें। जी लिखें, ड्यू टू बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन, ड्यू टू बोनस स्लैश स्प्लिट स्लैश कंसोलिडेशन। मैंने बताया बोनस के हिसाब से करेंगे, सबके हिसाब से यही, क्योंकि देखें ना, चाहे बोनस हो, चाहे स्प्लिट हो, चाहे कंसोलिडेशन हो, पैसा आया कोई नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में जो शेयर्स पड़े होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, वो तो हिल जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हिलने की वजह से EPS डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है ना? एग्जाम्पल बोनस की दी, लेकिन तीनों बातें अब लिख लो कमेंट्री में। ड्यू टू बोनस स्लैश स्प्लिट स्लैश कंसोलिडेशन, बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन, ड्यू टू बोनस स्लैश स्प्लिट स्लैश कंसोलिडेशन, कॉमा, नो रियल बूस्ट, no real boost in profit is expected, no real profit boost is expected, फिर लगा लें कॉमा, आगे लिखें बट द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, but the increase in number of shares distort the EPS, but increase in number of shares distort the EPS। अब ये लिखने के बाद जुमला पढ़ो, सही लिखवाया मैंने। सही है जुमला कि बोनस हो, कंसोलिडेशन हो या स्प्लिट हो, प्रॉफिट में बूस्ट कोई नहीं एक्सपेक्टेड होता, अर्निंग्स प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स और डिनोमिनेटर में बढ़ जाते हैं, जिस वजह से EPS डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, अब लिखो आगे। क्या लिखवा रहा था मैं?
EPS डिस्टॉर्टेड, और आगे इसी को कंटिन्यू करो। एंड 10 एंड 11 आर नो मोर कंपैरेटिव। 10 और 11, हाँ 10 एंड 11 सवाल पर देखो, एग्जाम्पल के नीचे ही अंग्रेजी लिख रहे हो ना, इधर बात लिखो ना, असल में कंपैरेटिव ही नहीं रहे, रीस्टेट क्यों करना है हमने, ठीक है ना। तो मैं जुमला दोबारा बोलता हूँ। बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन, no real boost in profits is expected, but number of shares increase distort the EPS, and 10 and 11 are no more comparative. Comparable ही नहीं रहे, 10 and 11 are no more comparable. फुल स्टॉप लगा के अब लिखें सो मत जाना। सो वी विल restate last year's EPS. So last year EPS ब्रैकेट में लिख लो 10. So last year EPS will be restated. जैसे भी लिख लो, पहले शायद कुछ और लिखवा दो। So last year EPS ब्रैकेट में लिखो 2010 will be restated. यानी हम अज्यूम करेंगे कि बोनस स्प्लिट या कंसोलिडेशन, उर्दू में लिख लो ये बात, ये जुमला पूरा हो गया जी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये कंसोलिडेशन हो, स्प्लिट हो, चाहे बोनस हो, प्रॉफिट्स में कोई बूस्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो डिनोमिनेटर में पड़े हैं ना। नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस के अंदर डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है, नंबर ऑफ शेयर्स, वो तो चेंज हो जाएंगे। उनके चेंज होने की वजह से ईपीएस डिस्टॉर्ट हो जाएगी, और 10 और 11 कंपेरेबल नहीं रहे, हालांकि अर्निंग्स सेम है। तो फिर हम क्या करेंगे, 11 में खड़े होकर 10 की ईपीएस को रीस्टेट कर लेंगे। ठीक है जी, सही है। उर्दू में लिख लो अब एक बात, अज्यूम करेंगे कि बोनस स्प्लिट या कंसोलिडेशन बिजनेस में हमेशा से हुए हैं। अज्यूम करेंगे बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन बिजनेस में हमेशा से हुए हैं। अज्यूम करेंगे कि बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन बिजनेस में हमेशा से हुए हैं। अब जुमला ऐसे ही बन गया, क्या कर सकते। नहीं करेंगे यार, अज्यूम नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बात, इसमें तो एनालिसिस रख लो। अगला क्वेश्चन लिखो, अब इसको नहीं छेड़ते, इसकी जगह ना नया क्वेश्चन लिखो। ये बस मैंने आपको एनालिसिस सिखाना था इसका। हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये एनालिसिस जो आपने कर दिया, बस ठीक है ना। अब ये हमेशा करना है, और अभी आप देखोगे सवाल जब बिखरेंगे तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसमें, तो अब चैप्टर देखोगे ना, लेकिन आपने खुद ही देख लिया 17 सवालों के अंदर पहले 4 सवाल बिल्कुल एक जैसे थे, छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है ना। सिर्फ आपकी छोटे छोटे सवालों से प्रैक्टिस करा के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यहाँ पे ज़रा नोट्स के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा हैं। टॉपिक ना इतना मुश्किल है, ना इतना ज़्यादा लेंथी है, ठीक है ना, आसान भी है, और आप इंशाल्लाह इसको अच्छे से कर भी लोगे। और पर्चे में आप दुआ कर रहे होगे इसमें से आए सवाल, लेकिन ये दुआ ना क्या करो, ये दुआ क्या करो जो भी आ जाए अल्लाह हम पास हो जाए। लिखो जी, अब आप इसी तरह से सवाल लिख लोगे, जल्दी से लिखना है अब। अ कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजैक्शंस। नंबर 1, ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑन, पहले लिख लेना चाहिए था वैसे ओपनिंग। अ कंपनी हैज़, यूँ लिखे, कंपनी हैज़ 12,000 शेयर्स इन इशू ऑन यकम जनवरी 15। ओपनिंग शेयर्स तो लिखवाना ही भूल गया था। अ कंपनी हैज़ 12,000 शेयर्स इन इशू ऑन यकम जनवरी 15। फुल स्टॉप के बाद लिखें, आगे से इस तरह की कहानी। द कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। द कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 1,
अब मुझे सवाल लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। नंबर 1, लिखो 3 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 हेल्ड वर इशूड ऑन यकम फरवरी 15। 3 bonus shares for every 4 held, 3 for 4, 3 bonus shares for every 4 held were issued on यकम फरवरी 15। Three bonus shares for every 4 held were issued on यकम फरवरी 15। ये सवाल मैंने लिख देने से बहरहाल, चलो लिख लें। अब आप हिम्मत मारें। दूसरा लिखें जी, स्प्लिट का लिखें, अ शेयर स्प्लिट वेयर बाय एवरी 2 शेयर्स देयर वाज अ शेयर स्प्लिट। नंबर 2 पॉइंट क्या है जी, देयर वाज अ शेयर स्प्लिट वेयर बाय 2 शेयर्स बिकेम 7। 2 शेयर्स बिकेम 7। किसी भी तरह से हो सकता है ना स्प्लिट कंसोलिडेशन, ठीक है ना। देयर वाज अ शेयर स्प्लिट वेयर बाय एवरी 2 शेयर्स बिकेम 7 ऑन 1 अप्रैल 15, ऑन यकम अप्रैल 15। ठीक हो गया जी। तीसरा भी लिखें अब कंसोलिडेशन का भी, देयर वाज अ शेयर कंसोलिडेशन, देयर वाज अ, कहाँ पे रह गए बेटा आप, देयर वाज अ शेयर कंसोलिडेशन वेयर बाय एवरी 5 शेयर्स बिकेम 4। देयर वाज अ शेयर कंसोलिडेशन वेयर बाय एवरी 5 शेयर्स बिकेम 4 ऑन यकम सितंबर 15। ये वैसे डेट पहले भी लिखी जा सकती है, ज़्यादा अच्छा जुमला हो जाता है। चलें, ऑन यकम सितंबर, आज दूसरी क्लास भी नहीं है, वहाँ जाके मैं ये कर लूँगा। यूँ लिख सकते थे आप, ऑन यकम सितंबर 15 देयर वाज शेयर कंसोलिडेशन वेयर बाय एवरी 5 शेयर्स बिकेम 4। चलो जी, अब आप पहले एनालिसिस करो, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट लिख लो। इस सवाल की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। भाई मसला तो समझ आ गया ना अब आपको, लेकिन वेटेड एवरेज पहले निकाल लेते हैं। मसला अब ये है कि अगर दौरान साल ये शेयर्स इशू हुए हैं, ठीक है, तो हम तो फिर यही समझेंगे कि इनको स्टार्ट से लेकर जाना है, ठीक है ना, कि एक तो ये पूरा साल इशू में रहें, दूसरा ये दिखाना है, ठीक है ना। दूसरा, अगर पिछले साल की उन्होंने ईपीएस दे दी तो हम उसको भी फिर रीस्टेट कर रहे होंगे, ठीक है। वो कैसे करना है अभी देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल तो एनालिसिस कर दें जल्दी से। मैंने अभी ईपीएस की बात नहीं की, मैं अभी सिर्फ वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने की बात कर रहा हूँ आपके साथ। ये अपने परिचय बना लिया करना, इसी की मदद से सारा सवाल हुआ करेगा फिर। जी, बोनस इशू क्या लिखवाया था?
3 बोनस शेयर्स फॉर एवरी, तो बिफोर बोनस कितने थे? 4। कितने नए इशू किए? 3। तो फिर कितने हो गए? ये पिछले जैसे तो नहीं आ गया कहीं? पिछली एग्जांपल में यही था, डिफरेंट था, यही था। अच्छा 5, चलो टोटल 7 थे। अच्छा चलें। अच्छा जी, उसके बाद स्प्लिट के बारे में क्या कहा गया है जी? अ शेयर स्प्लिट वेयर बाय 2 शेयर्स बिकेम 7। पहले कितने थे? 2, फिर कितने हो गए? 7। तो फिर 5 न्यू शेयर्स आ गए ना। ये शेयर्स का बैलेंस, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें से तकलीफ होगी, हम इसके इम्पैक्ट को रिवर्स कर रहे होंगे, ठीक है ना। एनीवेज आगे देखो, शेयर कंसोलिडेशन क्या है? 5 शेयर्स बिकेम, 5 थे अब कितने हो गए? तो कितना? 1 लॉस्ट है, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट क्या है? डेट, डिस्क्रिप्शन, यहां पे क्या लिखेंगे जी? नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा जी। अब थोड़ी सी ना जगह ज़रा खुली डुली रखनी है फ्रैक्शन के लिए, फ्रैक्शन एक नहीं मल्टीपल लगने हैं। और फिर नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, ठीक है। अच्छा फिलहाल ना आपने ये सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया करने हैं, ठीक है ना। तरतीब क्या रखनी है? पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया करें। जैसे ओपनिंग डेट क्या है जी? यकम 15। ओपनिंग बैलेंस शेयर्स का कितना था? 12,000, ठीक है। अच्छा अब किस दिन बोनस इशू है? यकम फरवरी 2000। अच्छा ये दिन या बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा फिलहाल बस डेट लिख दी मैंने। बोनस इशू है, अब बोनस इशू हुआ है तो क्या किया है जी हमने? हर 12 वाले को, सॉरी 12,000 थे, और हर 4 वाले को 3 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है जी। तो 3/4 कहेंगे। हाँ, आपके पास 40 शेयर्स हैं, आपको कितने नए शेयर्स इशू होंगे अगर अंदाज़ा लगाओ तो? हर 4 वाले को अगर 3 जाने हैं, 30 होंगे। आंसर बताओ, सही है ना। 3 फॉर एवरी 4 है, 3 फॉर 4, ओके। बहरहाल थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, ओके। कितने शेयर्स आ गए भाई? यानी हमने ये देखो शेयर्स निकालते हुए ये काम किया, ओके। 9,000। नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने हो गए? 21,000, ठीक है। कभी भी आपने इशूड शेयर्स पे फ्रैक्शन नहीं लगाया करना, ठीक है ना, टोटल पे लगाएंगे, ओके। अच्छा उसके बाद भाई क्या डेट आ रही है? यकम अप्रैल 15। शेयर स्प्लिट हुआ, शेयर स्प्लिट से भी शेयर्स में बढ़ना ही होगा। एनीवेज शेयर स्प्लिट हुआ, अब शेयर्स कितने हुए पड़े हैं इस वक्त? नहीं हुए कितने पड़े हैं? 21,000 पड़े हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी हर 2 शेयर्स तोड़ के हमने, सॉरी नहीं बनाए कितने?
हर 2 शेयर्स ख़त्म होकर 7 हो गए। ठीक है, ठीक है। तो 7/2 भाई, ठीक है। कितना आ गया? 7,3। इतने ज़्यादा शेयर्स, अंदाज़ा लगाओ ज़रा, अंदाज़ा लगाओ ज़रा। ऐसे ही हो सकता है। जाहिर है अगर आपके पास 2 शेयर्स पहले पड़े हैं और उनको 7 में कन्वर्ट कर दिया गया तो 5 टाइम्स ही हो जाना है ना आपका शेयर कैपिटल बढ़ के। यानी कि पहले अगर 21,000 पे पड़ा है तो 21,000 5 टाइम्स करो तो ये कहीं कोई 1 लाख से ऊपर चला ही जाना है, तकरीबन 1 लाख से ऊपर जा ही रहा होगा, और नज़दीक नज़दीक। ठीक है, समझ आ रही थोड़ी बहुत बात? तो 73,500। आप इसको आसानी के लिए यूँ भी कर सकते हैं कि आप इस तरह से सोच लें, 12,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। अगर इस तरह से ईजी नहीं लग रहा 3/4 करना, तो 12,000 को 4 से डिवाइड करो, हर 4 वाले को 3 मिले। फिर आगे आओ 21,000। 21,000 पर क्या कहो जी, हर 2 शेयर्स को 7 में बदला, तो पहले वालों को 2 पे डिवाइड करके 7 पे मल्टीप्लाई, इस तरह से बोल लो ना, तो 7/2 आसान लगेगा आपको। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई? कंसोलिडेशन हो गई, और कंसोलिडेशन में क्या हुआ है? हर 5 शेयर्स 4 में बदले हैं, तो फिर डिवाइड बाय 5 इंटू 4 लिखो। लेकिन ये कंसोलिडेशन है, इसमें शेयर्स ने कम हो जाना है। ठीक है, तो टोटल बता दो मुझे। 94,500 शेयर्स बढ़ गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ? डेट बता दो। यकम सितंबर 15। नहीं बेटा, हर 2 शेयर्स जो 2 थे अब 7 हो गए हैं, तो नए 5 आए ना। आपने इसको डिवाइड बाय 2 किया ना, ठीक है, अब 7 कर दिया, यानी कि 2 लेकर 5 दे दिए ना, तो टोटल क्या हो गए? अब नहीं बेटा, हमारे पास 21,000 शेयर्स पड़े थे। ठीक है, हम 21,000 शेयर्स, जितने भी 21,000 शेयर्स पड़े हैं ना, उनको अब स्प्लिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं जो भी 2 शेयर्स थे वो अब स्प्लिट होकर, मतलब टोटल अगर 2 शेयर्स थे वो स्प्लिट होकर 7 हो गए हैं। एडिशन 5 का किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताएं जी भाई, ये सही फरमा रहे हैं जी, यहाँ पर टोटल आना चाहिए था। बोलें जी। जी हाँ भाई, वही थोड़ा थोड़ा माफ़ भी करते रहना आज भाई। ठीक है भाई, सही फरमा रहे हैं। 7 पे तो हम पहुंच गए हैं। हर 2 वाले शेयर्स जो हैं वो, हर 2 शेयर्स को हमने तोड़ा, मतलब 2 शेयर्स थे तोड़ के 7 कर लिए टोटल, तो 5 नए इशू हैं। ये नए 5 इशू यहाँ पर आना चाहिए थे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट शेयर कंसोलिडेशन है। अब शेयर कंसोलिडेशन में 73 लो, और 73 को क्या कहोगे? अब यही वाला काम करना है। ये 73,500 शेयर्स पड़े थे, हमने कहा जी ये तो क्या है, हर 5 को 1 पे ले जाना है, हर 5 को 1 पे लेके जाना है ना, यानी कि 4 रह जाने हैं। क्या है जी? 4 रह जाने हैं, तो कमी लानी है हमने इसको। ठीक है, कमी लेके आनी है। अब क्या करें भाई? 1 बाय जी माइनस कर देंगे। बताएं जी, इनके ऊपर कभी भी देखो, इधर फ्रैक्शन नहीं लगाना, इधर फ्रैक्शन नहीं लगाना, इधर फ्रैक्शन नहीं लगाना। फ्रैक्शन कहाँ लगेगा जी? बोलो। 88 यार, इसको यार ध्यान से देखो एक दफ़ा, कोई बात समझ नहीं आई तो।
भाई देखें ये एनालिसिस जो है ना ये यहाँ से यूज़ हो रहा है, बस सीधा सीधा 3/4, 5/2, 1/5, ठीक है, बस ये आपने यहाँ पर लगा देना है 3/4 फिलहाल, 5/2, 1/5, ऐसा ऐसा लॉजिक समझ आने लग जाएगी, बल्कि आ ही जाएगी एक दो बार ये करेंगे तो, लेकिन एनालिसिस कर लेने से ज़रा गलती नहीं होगी आगे, ठीक है ना। 3/4, 5/2, 1/5 क्या मतलब, 12,000 शेयर्स पड़े थे, हमने कहा जी हर 4 वाले को 3 मुफ्त में दे दो, तो डिवाइड बाय 4 करके 3 नए शेयर इशू कर दी, ये नया इशू आ गया। अब 21,000 शेयर्स पड़े थे, उन्होंने कहा इन्हें स्प्लिट करो, हर 2 शेयर्स 7 पे ले जाओ, तो मज़ीद कितने बढ़ाओगे, 5, तो मैंने इसीलिए बैलेंसिंग इन दोनों के साथ लिखा हुआ, ठीक है ना। तो आप 5/2 कर देंगे इसको, और 1/5 कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में शेयर्स कम हो जाते हैं, ठीक है, ओके। जी भाई 73,500 टोटल शेयर्स पड़े थे, ठीक है, वो हम कह रहे हैं कि जी आपने हर 5 जो 5 शेयर्स पड़े थे ना उनको ऐसे कंसोलिडेट करना है कि वो 4 में बन जाए, तो 1 से कम करना है ना हमने, तो वो 1 से कम कर लिए, डिवाइड बाय 5 करके इंटू 1 किया कि जी ये शेयर्स अब कम हो जाएंगे। क्लास का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, कल की क्लास, कल संडे आपकी क्लास रख ली जाए। अच्छा रहने दें, चलें। अच्छा जी बस अब ज़रा आखिरी बात मुझे बता दें, आखिरी बात आपने ज़रा प्लीज़ आखिरी बात ज़रा जल्दी से देख लें, आगे 5-7 मिनट हैं भाई। एक बच्चा ज़रा जाके देखना सर अदनान कितने बजे क्लास शुरू करते हैं, चलो फिर ठीक है, हो जाएगा ये काम, ज़रा देख लो प्लीज़, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, कमी बेशी मंडे को पूरी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी अब आखिरी बात सुने, ये सबसे अहम बात, जो आपके पास 58,800 शेयर्स पड़े हैं, इनमें बोनस भी है, स्प्लिट भी है, कंसोलिडेशन भी है, कोई मसला बोलो। 58,800 में लिखो ना अपने पास, ऐसे करके लिखो। अच्छा इससे पहले ज़रा एक काम कर लें, इससे पहले एक काम कर लें, कल वाला काम तो कर लें, पहले कल वाला फ्रैक्शन तो लगा लें, अरसे वाला फ्रैक्शन, ठीक है जी। ये 1/12, फिर ये यकम फरवरी से फरवरी मार्च, बस 2 महीने रहा, 2/12, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पूरा 5/12, और ये तो हमने पुराना काम कर लिया, ठीक है। ये तो तब होता जब शेयर्स मार्केट प्राइस पर होते, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि इधर अर्निंग्स में बूस्ट एक्सपेक्ट हम इस शेयर्स के बढ़ने की वजह से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे लेना है कि जैसे ये शेयर्स जो हैं वो हमेशा से, जैसे अभी मैंने बोनस की एग्जांपल करवाई थी कि ये शेयर्स हमेशा से इन इशू हैं, ठीक है। अब अगर आपने असरात निकालने हैं, ठीक है, बोनस, स्प्लिट और कंसोलिडेशन, 58,800 के अंदर तो सारे ही पड़े हुए हैं ना, ठीक है, यानी कि ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हमने बढ़ा ही लिए हुए हैं ना, ठीक है। अब अगर आपने इसके साथ लिखो 58,800 के साथ कि इसमें पहले लिखो, इस तरह से लिखो, जल्दी से लिखो इसके साथ, इसमें बोनस, स्प्लिट और कंसोलिडेशन तीनों पड़े हैं, इसको कुछ नहीं करना जी बेटा जी, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी अपलोड, जिसने जाना है चले जाएं, अगले 5-7 मिनट और यूट्यूब पे देख लीजिएगा। जी क्या लिखा है मैंने, इसमें बोनस, स्प्लिट और कंसोलिडेशन तीनों पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको कुछ नहीं करना। जैसे भी मैंने छोटी एग्जांपल थोड़ी देर पहले की थी, सुना वो क्या कहा था कि 10 के लिए भी यूं समझो कि बोनस इन इशू है, तो जो अगले साल 11 के अंदर 12,000 शेयर्स पड़े थे उसको तो हमने कुछ नहीं किया था, ठीक है, उनमें तो पड़े थे ना ऑलरेडी, ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं कि 10 के लिए भी 12,000 शेयर्स इशू जो है वो अज्यूम कर लो, बात समझ रहे हो। अच्छा अब 58,800 के अंदर तो सारे शेयर्स इन इशू समझो, हम यूँ समझ रहे हैं कि जी साल के पहले दिन से हमारे पास इन इशू पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इससे पिछले स्टेप पे आओ, 73,500 के साथ लिखो, इसमें बोनस और स्प्लिट पड़ा है,
इसमें बोनस स्प्लिट, बोनस भी पड़ा है, स्प्लिट भी पड़ा है और कंसोलिडेशन भी पड़ा है। तो ये तो शेयर्स हमने ले लिए ना, ठीक है जी, ऐसे जैसे हमेशा से इशूड है, इसके अंदर तो ये ऑलरेडी असर आ गया। ओके, ये यानी कि अर्निंग्स के अंदर आ गए, ठीक है, मान लिया हमने। इससे पिछले स्टेप पे जाते हैं। इस स्टेप में तो 73,500 में कंसोलिडेशन नहीं है, बोनस और स्प्लिट मौजूद है, ठीक है। अभी असर निकालते हैं इनका, ठीक है ना। उसके बाद इस स्टेप पे जाते हो तो इस स्टेप में सिर्फ बोनस पड़ा है। ओके, अब ये जो आखिरी वाला था 58,800, इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये बेहतरीन पड़ा हुआ है, इसको नहीं छेड़ना। लेकिन जब आप 73,500 पे आते हैं तो आप कहते हैं जी कि इसमें बोनस और स्प्लिट पड़ा है, कंसोलिडेशन नहीं पड़ा, कंसोलिडेशन नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये इसका मतलब है कि ये बिफोर कंसोलिडेशन है, हमने इसे आफ्टर कंसोलिडेशन पर लेकर आना है। ये क्या है जी, बिफोर कंसोलिडेशन है, हमने इसको आफ्टर कंसोलिडेशन पे लाना है। ये बिफोर कंसोलिडेशन है, हमने इसको आफ्टर पे लेके आना है। ये बिफोर है, इसको आफ्टर पे लाना है। बिफोर है डिवाइडेड बाय बिफोर है, आफ्टर लाना है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या फ्रैक्शन लगेगा फिर, 4/5। बिफोर है, सॉरी 5/4। बिफोर है कंसोलिडेशन, आफ्टर लाना है। अब ये कंसोलिडेशन तो इधर भी नहीं पड़ी हुई और ये इधर भी नहीं पड़ी हुई, ये बात समझो। इसमें बोनस भी पड़ा है, स्प्लिट भी पड़ा है, कंसोलिडेशन भी पड़ा है, ठीक है। कैलकुलेशन सीख लो, लॉजिक मंडे को सही, कोई मसला नहीं, लेकिन कैलकुलेशन सीख लो ताकि प्रैक्टिस कर सको थोड़ी सी। लॉजिक वैसे प्रैक्टिस करते हुए भी समझ आ जाएगी, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, चलो खैर है, आ जाएगी समझ। इसमें बोनस भी पड़ा है, स्प्लिट भी पड़ा है, कंसोलिडेशन भी पड़ा है, मानते हो। इसमें बोनस और स्प्लिट पड़ा है, कंसोलिडेशन नहीं पड़ा, तो वो कंसोलिडेशन तो फिर इसमें भी नहीं पड़ा, वो कंसोलिडेशन तो इसमें भी नहीं पड़ा, बात समझे हो। अब ये फिगर बिफोर कंसोलिडेशन है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि ईपीएस डिस्टॉर्ट होनी है, तो हमने से क्या कहना है, ऐसे समझो जैसे ये हमेशा से इन इशू था, यही बोला था ना, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन से पहले वाला है, हमने इसको कंसोलिडेशन के बाद वाला बनाना है, ठीक है। ये बिफोर कंसोलिडेशन है, 5 पे पड़ा है, हमने इसको 4 पे लाना है, तो डिवाइडेड बाय 5। बिफोर कंसोलिडेशन है, बिफोर कंसोलिडेशन आपने गलत करवा दिया मुझे तो जी। बेटा मैं नहीं कुछ कह रहा, मैंने सही लिखा था, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, आप मुझे बोल देते हैं, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ये बिफोर कंसोलिडेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये किस पे पड़ा हुआ है, 5 पे पड़ा हुआ है, हमने इसको किस पे लाना है, 4 पे। बिफोर कंसोलिडेशन पड़ा है ना, ये 5 पे पड़ा हुआ है, तो गिवन अमाउंट को गिवन अमाउंट से डिवाइड करते हैं ना, जैसे ये वो वाला काम करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता के हूँ, मैंने लिखा भी था पहले, तुझे गलत कराता मैंने। ये बिफोर कंसोलिडेशन है, इसको आफ्टर पे लाना है। ये 5 पे पड़ा है, इसको 4 पे लाना है, ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाय 5 × 4, डिवाइडेड बाय 5 × 4। सब पे क्यों लगा, ये समझ आ गया, ये सारे ऊपर ऐसे ही थे, ठीक है। अब जब इसकी तरफ आते हैं तो इसमें बोनस पड़ा है, ना कंसोलिडेशन है ना स्प्लिट है। लेकिन कंसोलिडेशन को मत सोचो, कंसोलिडेशन को मत सोचो, वो तो हम ऑलरेडी ले चुके। इसका मतलब अब ये कौन सा है, ये बिफोर स्प्लिट है, हमने इसको आफ्टर स्प्लिट पे लाना है। ये बिफोर स्प्लिट है, हमने इसको आफ्टर स्प्लिट पे लाना है। ये बिफोर, ये सारी वर्किंग, ये एनालिसिस सारे काम की चीज है, ठीक है ना। बिफोर स्प्लिट पे है, इसको आफ्टर स्प्लिट पे लाना है, ठीक है। ये बिफोर पे पड़ा है, डिवाइडेड बाय, किधर गया, डिवाइडेड बाय 2, लाना किस पे है, 7 पे, और ऊपर वाला भी ऐसे ही, ठीक है। तो प्लीज ये तरतीब यही रहे। ये इसमें, इस पे सिर्फ मंथ वाला फ्रैक्शन लगा है। ये कौन सा फ्रैक्शन था जी, सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन लगा था, मंथ वाला। ये तो सब पे लगा लिया हमने, ठीक है जी। उसके बाद हमने सुकून से ये देख लेना है कि किस पे क्या चीज पड़ी है, किस पे क्या चीज नहीं पड़ी, ठीक है ना। अब इसमें तो सब कुछ ही पड़ा था, इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा। जब इसमें गए हैं तो इसमें कंसोलिडेशन नहीं है, बाकी सब कुछ मौजूद है, ठीक है। तो यहां से फिर हमने काम शुरू किया कि ये बिफोर कंसोलिडेशन है,
हमने इसको आफ्टर पे ले जाना है, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 4 कर दो, डिवाइड बाय 5 इंटू 4 कर दो, 4/5। अब ये सारे ही बिफोर कंसोलिडेशन थे, कंसोलिडेशन तो इसके बाद हुई है, ठीक है। अब कंसोलिडेशन का असर सब पे पहुंच गया। अब इधर आए, ये वाला स्प्लिट से पहले है, ठीक है ना, स्प्लिट से पहले है, हमने इसको लाना है स्प्लिट के बाद। बिफोर स्प्लिट है, आफ्टर स्प्लिट लाना है। ये 5 पे पड़ा है, 4 पे लाना है, तो डिवाइड बाय, किधर गया, सॉरी, बिफोर स्प्लिट है, आफ्टर पे लाना है। ये 2 पे पड़ा है, 7 पे लाना है, तो डिवाइड बाय 2 इंटू 7। ऊपर वाला भी ऐसे ही था, ठीक है ना। अब इसका टोटल करो जरा जल्दी से, बाकी इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, जो कमी बेशी होगी कर लेंगे जी। 2800 ओपनिंग में बोनस का भी लेंगे जी। जी बोनस इशू किस पे पड़ा है, नहीं बिफोर पे पड़ा है ना, ठीक है। हमने इसको बोनस के बाद पे लाना है, क्योंकि इनमें अभी बोनस भी नहीं था, सॉरी, ठीक है जी। तो बिफोर 4 पे पड़ा है, आफ्टर 7 पे लाना है, तो डिवाइड बाय 7 इंटू 4। हाँ जी, वैसे आपको समझ आ गई है, मुझे समझ आई नहीं आई। ये बिफोर पे पड़ा है, आफ्टर पे लाना है। आज माफ तो कर रहे हो ना। 4900 9800 24500, ये रह गया एक, हाँ जी 00, नहीं ये नहीं हो सकता है, लेकिन टोटल यही आना है शायद। तब बोलो टोटल, बोलो टोटल। अच्छा, ये 5800 क्यों आया, ये भी इंशाल्लाह मंडे को बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट प्राइस आ जाए ना तो ये दोनों बराबर नहीं आते, ठीक है। अच्छा जी, आज मैं बहरहाल माजरत के साथ लाजमी ऐसे ही किया, मुश्किल ही हो रही थी मुझे। अगला संडे आपने ज़ाया नहीं करना, ये जो कल आ रहा है, इसलिए क्लास आपकी मैं एक्स्ट्रा नहीं रख रहा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन जैसे समझाई है बस वैसे कर लो, ठीक है। अब जब ईपीएस निकालोगे, ठीक है, जब ईपीएस निकालोगे, ठीक है। अब अगर इसी की आप बात करें, बस जल्दी से आखिरी बात यार, ज़रा बाहर देखना, बच्चों को सरदान को कहें सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ, बल्कि रहने दो, बैठ दो। 2014 यार, इसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम ये कौन से साल में, 15 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये हमारा, क्वेश्चन 6 बना रहा हूँ मैं। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉफिट 14 का भी दे देते हैं हमें, और वो प्रॉफिट 15 का भी अगर हमें दे देते हैं। 14 का प्रॉफिट भी 72,000, 15 का भी 72,000। तो ईपीएस निकालने के लिए पंद्रह का जो प्रॉफिट है इसको तो डिवाइड कर दोगे 58,800 से, ठीक है ना। अब बात इससे आगे शुरू करूंगा। ये जो ईपीएस आएगी, पिछले साल की ईपीएस तो डिवाइड बाय 12,000 से आएगी, ऐसा ही है ना। तो उसको फिर आपने बाद में रीस्टेट करना है। वो कैसे करना है इसकी बात मैं मंडे को करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन क्वेश्चंस कुछ और ऐड कर लें, एफर्ट करके आनी है। मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, नो इशू एट ऑल, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। आपने फिलहाल क्या करना है, ये प्रैक्टिस करके आनी है, स्प्लिट कंसोलिडेशन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 28 से 35, इसी जो लाइन थी ना आगे, जिसमें मैंने 1 से 17 तक कहे थे, इसमें 28 और से लेकर 35 भी ऐड कर लें। ये सिर्फ एफर्ट करनी है आपने, संडे लगाना है। मैं मंडे को इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा। आज मेरी क्लास बढ़ाने का थोड़ा लेट भी हो गया था, वरना ये सुकून से आपको एंड में समझा देता। 5 मिनट की बात ही थी वैसे, ठीक है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। 1 से 17 करने हैं, उसमें बोनस वाले आएंगे। उसके बाद उसका कौन से बोले, 28 से 35 निकलें जल्दी से, आ जाए सर।